नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। अमेरिका में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने भारत के विकास में मददगार 4 फैक्टरों डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डिसाइसिवनेस को अहम बताया और दुनिया के बिजनेस लीडरों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार के पास प्याज का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और ये अधिकतम 24 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के आरोप में घिरे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मराठा कार्ड खेलते हुए कहा कि वो शिवाजी के अनुयायी हैं और दिल्ली के तख्त के आगे नहीं झुकेंगे। पवार ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और 27 सितंबर को खुद ईडी के दफ्तर में जाएंगे। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एक बड़ा दाव चल मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना का ऐलान किया, जिसके तहत अब किराएदार प्रीपेड मीटर लगवा सकेंगे ताकि उन्हें भी 200 यूनिट बिजली पर सब्सिडी का फायदा मिल सके। और आइए अब खबरों की शुरुआत विस्तार से करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 240 करोड़ चूहे हैं और ये चूहे हर साल करीब 40 करोड़ लोगों के पेट भरने का अनाज कुतर खा जाते हैं। समस्या बड़ी है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है जो देश के सिस्टम को कुतर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन सिस्टम को कुतरने वाले उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं देते। गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी यही हो रहा है। यूपी के बाराबंकी और गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली के आरोप लगे हैं। हालांकि बाराबंकी में मामला अभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन बात प्रशासन तक पहुंचाई गई है। पिछड़े हुए इस इलाके में गरीबों के लिए सरकारी योजना का बड़ा असरा है, लेकिन सिस्टम के पेचोखम से अनजान कोई गरीब आदमी क्या करे जब सिर पर छत देने वाली योजना में ही धांधली हो जाए। समझ लीजिए, योजना भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। और हालत ये है कि कुछ साल पहले मर गए आदमी के नाम पर घर का आवंटन हो गया, पैसा भी आ गया और निकालने वाले ने बैंक से निकाल भी लिया, लेकिन उसका परिवार आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। छप्पर के नीचे रहते हैं। आवास आया था पिताजी के नाम पे 2017 में, तो 18 में पैसा निकल गया, उसका हमें मिला नहीं आज तक। कमलेश सिंह की मौत साल 2015 में हो गई थी। साल 2017 में उनके नाम पर सरकारी योजना में धनराशि आई। आरोप है कि वो पैसा अधिकारियों की मिलीभगत से किसी ने हड़प लिया। 17-18 में 51 आवास आए थे, तो 17-18 बने हैं, उसे जो है सब गमन हो गए। कोई नाम टीका है कि उसका कोई पता ही नहीं चला कि नाम वल्दियत छोड़ के बैंक में पैसा निकाला जाता। नेट पर हम लोग देखें तो मैं वल्दियत पर कोई फिर है नहीं कि गांव का आदमी है कि कहाँ की औरत है, किसके नाम से निकाला, कैसे निकला। इस इलाके में कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आवास हमारे नाम लिखा है साहब, वो 2001 में सर, तो काफी दिन हो गए, तो मिला नहीं, कोई ऑप्शन नहीं मिला सर। ना हमको मिला, ना हमारे भाई को मिला, ना हमारी पत्नी को मिला, और घर में मिला ये सर। प्रधानमंत्री योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, लेकिन आरोप है कि पिछले कई सालों से गांव छोड़कर विदेश में रहने वाले एक आदमी के नाम पर घर का आवंटन हो गया। 2-3 साल से लगभग मैंने नाम से 17-18 में करीब 1,20,000 रुपए। जिनके लिए योजना है उनके नाम पर धनराशि का आवंटन तो हो रहा है, लेकिन आरोप है कि ब्लॉक के अधिकारियों और इलाके के दबंग लोगों की मिलीभगत से पैसा कहीं और चला जा रहा है। हालांकि योजनाओं को सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासन सख्त है और जब धांधली के आरोप लगे तो इस पर मुस्तैदी से कार्रवाई का भरोसा मिला। जिस अपात्र लाभार्थी को दिया गया है उससे वसूली की कार्रवाई होती है और जो भी उस समय जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी थे जिसकी वजह से ये अपात्र व्यक्ति को दिया गया है उसके खिलाफ में भी वसूली की कार्रवाई करते हैं और विभागीय कार्रवाई भी करते हैं और अगर बहुत ज्यादा संगीन कोई प्रकरण होता है तो उसमें एफआईआर भी करवाते हैं। लेकिन फर्जीवाड़े के आरोप सिर्फ बाराबंकी में नहीं लगे। राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली सामने आई। डासना इलाके में कई ऐसे लोगों को योजना के तहत घर आवंटित किए गए जो इसके हकदार नहीं थे। इसके अलावा बड़ी सफाई से सरकारी जमीन को निजी बताकर इस योजना में धांधली की गई और ये सब हुआ उस सर्वे कंपनी की मिलीभगत से जिसकी रिपोर्ट पर लाभार्थियों की लिस्ट बनाई गई थी। एक कंपनी है जो सर्वे करती है कि कौन लोग इस सरकारी योजना के काबिल हैं, पात्र हैं, और उस सर्वे करने वाली कंपनी ने गलत रिपोर्ट पेश की जिसमें अपात्र लोगों को पात्र दिखा दिया गया। गोलमाल करने वाले अपना काम करके निकल गए और जिनके घर तैयार बनकर खड़े हैं उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। ये गरीब आदमी क्या करेगा? अब देखो, गरीब आदमी को तो यही है कि जैसे भी हो पता पड़ जाए तो क्या बात है क्या नहीं है इसमें। हमारे पास कहने को तो है नहीं।
लेकिन प्रशासन ने सर्वे कंपनी के 5 लोगों समेत कुल 17 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जो अनुदान की धनराशि उन्होंने प्राप्त कर ली है उसकी वसूली का आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो कंपनी इस कार्य के लिए यहाँ इंगेज्ड है उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने की संस्तुति यहाँ से शासन को प्रेषित की गई है। प्रशासन की सख्ती से गरीबों का हक मारने वालों पर नकेल कसेगी, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। ये हमारी क्या गलती, हम क्या ऐसे गुनहगार हो गए? गरीब आदमी हम कहाँ से भरेंगे, कैसे देंगे? बच्चे बेचे, घर बेचे, क्या करें बताओ। अपराध तो सही मायनों में उनका है जो चूहे की तरह सिस्टम को कुतर रहे हैं, उसे खोखला बना रहे हैं, गरीब आदमी के हक का पैसा हड़प रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद जिनको रोक। बच्चे बेचे, घर बेचे, क्या करें बताओ। अपराध तो सही मायनों में उनका है जो चूहे की तरह सिस्टम को कुतर रहे हैं, उसे खोखला बना रहे हैं, गरीब आदमी के हक का पैसा हड़प रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद जिनको रोक पाना मुश्किल काम साबित हो रहा है। झारखंड में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झारखंड की राजधानी रांची में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। इस दौरान एक दूसरी कर्मचारी भीड़ से निकलकर पुलिस को मारने के लिए आगे आई, जिसे बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में बालकृष्ण बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से 4 गांव के रास्ते पूरी तरह से डूब गए, जिसके बाद माता पिता अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार कराने को मजबूर दिखे। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुर्सी गोदाम में लगी भीषण आग की वजह से लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान में मंगलवार को आए भूकंप के दौरान हुई तबाही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मकान से निकलकर भाग रहे लोगों पर मकान का एक हिस्सा गिर गया, लेकिन फिर भी किसी को खरोंच तक नहीं आई। दिल्ली के द्वारका में कार पार्किंग से कार निकालते वक्त एक बदमाश नरेश नाम के युवक की कार पर चढ़ गया और कार पर कई राउंड फायर कर दिए, जिसके बाद नरेश गाड़ी से निकलकर भागा और इस दौरान 3 गोली लगने से वो घायल हो गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुले गड्ढे में गिरी गाय का स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले 24 साल के अब्दुल पठान का अनोखा कारनामा सामने आया है, जिसमें वो अपने कंधे से पूरी ट्रॉली उठाते हैं और हाथ की सबसे छोटी उंगली से सिलेंडर तक उठा लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गाय के पैर पर बस का पहिया चढ़ जाने पर स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर को जमकर पीटा, जिससे उसको गंभीर चोट आई है। यूपी के पीलीभीत में बेखौफ शिकारियों ने टाइगर रिजर्व में जाकर जाल बिछाया और बाघ का शिकार करने की कोशिश की। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने बाघ का रेस्क्यू कर उसका इलाज किया। यूपी के एटा में पुलिस की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप है। इससे पहले सुबह करीब 8:30 बजे भारी पुलिस बल चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा के घर पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद कुछ पुलिस वाले छात्रा को बाहर लेकर आए। इस दौरान बाहर भारी भीड़ देखी गई, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस किसी भी चूक से बचना चाहती थी। शायद इसलिए इतनी सुरक्षा के बीच छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ कोर्ट ने छात्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को ही जेल लेकर पहुंची और उसे बंद कर दिया।
इन 4 तस्वीरों को देखिए, कैसे ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में पुलिस छात्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जल्दबाजी में दिखाई दी। इस बीच छात्रा के परिजनों का आरोप है कि पीड़िता को पुलिस वाले सुबह जबरन उठाकर ले गए। उनका दावा है कि मंगलवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस पर 26 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। जबरन बिना कोई पेपर रिसीव कराए 41 का नोटिस वगैरह जो भी प्रक्रिया थी वो कोई पूरी नहीं कराई हमारे घर के ऊपर। कल सुनवाई हुई थी, आगे 26 तारीख रखी गई थी, फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया? हाँ, तो यही हम जानना चाहते हैं ना, जब इसमें डेट लगी हुई थी कल की सुनवाई की और सारा रिकॉर्ड SIT का तरफ दिया था ADJ साहब ने। हम गरीब आदमी, हमें परेशान कर लो परेशान, मार दो, यही मार दो। इस बीच SIT का दावा है कि चिन्मय आनंद को ब्लैकमेल कर 5 करोड़ मांगने के मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें संजय और विक्रम ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने चिन्मय आनंद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। SIT के मुताबिक छात्रा भी ब्लैकमेलिंग और जबरन उगाही के मामले में शामिल थी, इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। इससे पहले SIT ने दावा किया था कि छात्रा और उसके साथियों के बीच 4200 कॉल्स हुई हैं, जिसके सबूत मिले हैं, जो रंगदारी मामले को मजबूत करते हैं। कौन कौन किससे किससे कनेक्टेड है, किससे किससे मोबाइल पे उनकी बात हुई है, जिससे सारों का एक गैंग के रूप में काम करना प्रमाणित हो। और आपको जैसे आश्चर्य होगा कि मिस A और संजय के बीच में लगभग 4200 कॉल्स हैं पिछले 1 साल में। 1 जनवरी से हम लोगों ने निकाला। इसी तरह से मिस A और स्वामी चिन्मयानंद के बीच में लगभग 200 से ज्यादा कॉल्स हैं आपस में। हालांकि छात्रा की गिरफ्तारी के बाद SIT का दावा है कि छात्रा ने रंगदारी मांगने की बात को स्वीकार कर लिया है। जो हम लोगों के एविडेंसेस मिले थे, जो सारी जो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे और भी जो चीजें थी, उनको देखते हुए हम लोगों ने ये धारा लगाई है। अगर आगे चल के अगर कुछ इस तरह की और कोई अगर साक्ष्य होगा तो उसमें हम लोग इसको शामिल करवाएंगे। दरअसल बीते 10 सितंबर को चिन्मय आनंद के मालिश कराते हुए 16 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उसके तुरंत बाद एक और वीडियो जारी हुआ, जिसमें लौ छात्रा, उसके दोस्त संजय सिंह के साथ कुछ और लोग दिखे। ये सभी लोग कहीं जा रहे थे और कार में आगे बैठा शख्स छात्रा और संजय सिंह को रुपए मांगने को लेकर फटकार लगा रहा था। तुमने मतलब फोन करने की तुम्हें जरूरत हो, मैसेज करने की तुम्हें जरूरत क्या? पैसे मांग रहे हो, अगर तुम्हें आदमी तो छोटा मोटा आदमी नहीं है। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा था जिससे लग रहा था कि चिन्मय आनंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इस बीच छात्रा की गिरफ्तारी पर चिन्मय आनंद के वकील संतुष्ट दिखाई दिए। न्यायालय द्वारा पुलिस की रिक्वेस्ट पे, SIT की रिक्वेस्ट पे उसको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। दरअसल चिन्मय आनंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा शाहजहांपुर के एक हॉस्टल से अचानक लापता हो गई। दरअसल शाहजहांपुर यौन शोषण केस सब पेचीदा बन गया है, क्योंकि 23 अगस्त को छात्रा शाहजहांपुर से अचानक गायब हो गई। 24 अगस्त को छात्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगाया। 25 अगस्त को छात्रा के पिता ने चिन्मय आनंद के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। 26 को चिन्मय आनंद के वकील ने अज्ञात के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 30 अगस्त को छात्रा को उसके एक दोस्त के साथ पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया। 30 अगस्त को ही छात्रा को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया। 12 सितंबर को यौन शोषण के आरोपों को लेकर SIT ने चिन्मय आनंद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 20 सितंबर को SIT ने चिन्मय आनंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद 25 सितंबर को 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में छात्रा की भी गिरफ्तारी की गई। कश्मीर मामले पर दुनिया भर से ठोकरें खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद इमरान खान ने आखिरकार माना कि कश्मीर मसले पर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहता। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि कश्मीर पर उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी। In the face of Indian-American alliance, things are getting bad. So what procedures you are going to adopt and what is your approach and where are you heading? Thank you. Azim, did you say I begged President Trump? No. Oh, thanks. I don't. I've never begged from anyone. So I have met and I apprised President Trump exactly of the situation, and I have told him, like I have told you, the gravity of the situation. This could go serious. Look, intelligent human beings start thinking ahead. I mean, you have to think of the
hope for the best, but you should be prepared for the worst. The worst scenario in this is unthinkable. इसके अलावा अलग थलग पड़े पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं कर सकता, जिससे साफ था कि पाकिस्तान कमजोर है और किसी जंग से पहले ही उसने हार मान ली है। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything possible. I think that Kashmir is going to be a bit different. For 30 years, people of Kashmir have wanted, this freedom movement has grown. Today, the act done by the Indian government of shutting people in their homes for 50 days has alienated the entire spectrum of Kashmiri public. There were at times people who were pro-Indian and who were, as I say, there were Kashmiri leaders like Umar Abdullah and Mehbooba Mufti who were pro-India. Today, no one will be able to ever get a vote in Kashmir who's pro-India because of what they've done. And they've actually, what the BJP government has done is it has actually told the Kashmiris that you're not equal human beings. केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी बाहर होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में कहा कि भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कश्मीर का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे साथ नहीं है। To be absolutely frank, I am a bit disappointed by international community. I'm disappointed first because, if 8 million Europeans were put under siege like this for 50 days, or Jews were put under siege, or Americans were put under siege, well, forget Americans, even 8 Americans were put under siege, but I'm talking about any other. I mean, would the reaction have been the same? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में बोलने की उनकी हैसियत नहीं है और इमरान पहले अपना देश संभालें। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के कई नेताओं ने महात्मा गांधी पर संयुक्त राष्ट्र डाक टिकट का उद्घाटन किया। ये डाक टिकट एक कार्यक्रम समकालीन विश्व में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता में जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खेलो इंडिया खेलों के तहत आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय मूक बधिर और ब्लाइंड बच्चों ने अपना जौहर दिखाया। 17 जिलों के 180 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पेरिस में लेबर यूनियन के हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए और मार्च करते हुए सरकार के पेंशन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीड़ ने सरकारी विरोध में नारेबाजी की और सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। अक्षय कुमार की नई फिल्म हाउसफुल 4 का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। वहीं हर घंटे फिल्म का अलग अलग पोस्टर जारी किया गया। महेश भट्ट की हॉरर फिल्म घोस्ट का पहला वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में शिवम भार्गव और सनाया ईरानी मुख्य कलाकार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें फादर ऑफ इंडिया कहा तो भारत में सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सख्त एतराज जताया और असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ गांधी को राष्ट्रपिता बताते हुए ट्रंप के बयान पर हमला बोल दिया। That Modi cannot be father of the nation because Gandhi and Modi, you cannot compare them. Gandhi earned that title. He had made numerous sacrifices for this nation, for where we are now. And even Pandit Jawaharlal Nehru or Sardar Patel, who are giants of Indian politics, were not called father of the nation. Yes, there is a slight connection. I agree with Trump on this point that Modi is like Elvis Presley. Because both of them are, Elvis Presley used to mesmerize people with his songs. So Mr. Modi also does that when he gives bhashan.
इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की और उन्हें फादर ऑफ इंडिया करार दिया। I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together, like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी की तुलना अमेरिका के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली से की और दावा किया कि पीएम मोदी एल्विस प्रेस्ली की तरह भीड़ पर असर डालते हैं। This gentleman to my right, they really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. That was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. लेकिन ट्रंप की यह तारीफ भारत में विपक्ष को नागवार गुजरी। दलील ये दी गई कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहना गांधी का अपमान है, और इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस प्रकार के प्रशंसनीय और प्रशंसा करने वाले शब्दों का उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। यदि किसी को इस बात पर गर्व नहीं है, गांधी का अपमान है, और इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस प्रकार के प्रशंसनीय और प्रशंसा करने वाले शब्दों का उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। यदि किसी को इस बात पर गर्व नहीं है तो शायद वो अपने आप को भारतीय नहीं समझते। जितेंद्र सिंह साहब, हम नहीं मानते, क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो, आप नहीं मानते। हम हमारे लिए गांधी बाबा कौम है। आपके लिए आप ट्रंप को बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए, हम नहीं मानेंगे। लेकिन फादर ऑफ इंडिया के मुद्दे पर सियासी तकरार यही खत्म नहीं हुई, बल्कि सोशल मीडिया समेत सियासी गलियारों में इस पर बहस तेज होती गई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आजाद हिंद फौज के गठन के बाद उन्होंने रेडियो पर दिए अपने भाषण में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। अमेरिका में पीएम मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित ट्रंप ने उन्हें फादर ऑफ इंडिया कहा, लेकिन इस पर विपक्ष और कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। डोनाल्ड ट्रंप की समझ पर सवाल खड़े किए। इस मुल्क का एक ही फादर ऑफ द नेशन, एक ही, और वो निगोशिएबल नहीं है। उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि उसी वक्त इसका प्रतिकार भी होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने इसी बहाने मोदी सरकार पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। Millions of people in India are fatherless. Many people in India are fatherless. Our kisan is fatherless. Our small trader is fatherless. The poor women living in slums in their family are fatherless. लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम और ट्रंप की ओर से मिली तारीफ पर बीजेपी नेता खुश नजर आए। जो दिखा वो यही दिखा, जो ट्रंप ने कहा वो यही कहा, जो हम और आप कहते हैं। भारत देश का विश्व गुरु और नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थापित कर दिया अमेरिका की धरती पर। सोशल मीडिया पर भी फादर ऑफ इंडिया के मुद्दे पर गहमा गहमी दिखी। लोगों ने पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर एक साथ लगाकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सूरत के वापी में एक व्यापारी की आत्महत्या करने से इलाके में हड़कंप मच गया। व्यापारी होटल की छत पर खड़ा होकर आत्महत्या की धमकी देने लगा, जिसके बाद वो महाराजा होटल के बोर्ड पर खड़ा होकर बोर्ड को जोर से हिलाने लगा, लेकिन बोर्ड नहीं गिरा। जिसके बाद व्यापारी बोर्ड की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और व्यापारी नीचे गिर गया। इस बीच वहां खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। होटल के सामने ही पुलिस स्टेशन था, लेकिन 1 घंटे तक व्यापारी के खड़े होने के बाद भी वहां कोई इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए। प्रशासन की लापरवाही के चलते व्यापारी की मौत हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में अब किराएदार भी बिजली के मीटर लगा सकेंगे, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना के तहत किराएदारों को बिजली का मीटर दिया जाएगा। इस मीटर के लगवाने से अब किराएदार भी बिजली बिल पर सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट या फिर रेंट की रसीद और जिस मकान में वो किराएदार हैं उसका एड्रेस प्रूफ देना होगा। मीटर लगवाने के लिए किराएदारों को मकान मालिक से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना होगा। बिजली कनेक्शन के लिए 3 नंबर भी जारी किए गए हैं। 19122, 19123 और 19124 नंबर पर कॉल करके किराएदार मीटर के लिए ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद प्रशासन किराएदारों को प्रीपेड मीटर की होम डिलीवरी करवाएगा। ये प्रीपेड मीटर केवल डोमेस्टिक यूज के लिए ही दिए जाएंगे। एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना। इस योजना के तहत प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहां लगाए जाएंगे। जैसे अपने प्रीपेड मोबाइल होते हैं, हम पहले पैसा दे देते हैं और उसके बाद
वो उतने दिन चार्ज चलता रहता है। इसी तरह से प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। उस प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। वो जो चार्जेस नॉर्मल लोगों को लगते हैं उनको भी वही लगेंगे। डोमेस्टिक में केवल ये एप्लीकेबल होगा। ग्वालियर में एक मिग 21 क्रैश हो गया, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का मिग 21 विमान क्रैश हो गया, लेकिन गनीमत रही कि एयरक्राफ्ट में सवार ग्रुप कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर सुरक्षित निकल आए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। चेन्नई में हत्या के 13 मामलों में आरोपी कुख्यात बदमाश को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। अमेरिका में पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिलने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पीएम मोदी को गरीबों का रॉक स्टार कहा। ग्लोबल गोलकीपर, तो हर प्रकार से वो गोल की रक्षा कर रहे थे और जिस प्रकार से कई देश उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सच में भारतीयों के दिल में उतर गए हैं और वो सही मायनों में गरीबों के रॉक स्टार हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने अधिक बिजली बिल वसूलने पर हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिन के दौरे में भारतीय तटरक्षक बल के एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही। चंडीगढ़ में दशहरे पर 221 फीट ऊंचा और करीब 70 क्विंटल वजनदार रावण जलाया जाएगा। दिल्ली में महिला पत्रकार पर हमले के मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें दिखे बाइक सवार 2 आरोपियों की पहचान कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री गोविंद सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक से गांधी जी का चश्मा हटाने की मांग उठाई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हिंदू में भी कोई महिलाओं को तलाक देगा तो हिंदू महिला को भी ऐसे ही न्याय दिलाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पीड़ित गरीब महिलाओं को 6,000 रूपये सालाना देने की घोषणा की, यानी इन महिलाओं को 500 रूपये महीना दिया जाएगा। 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं का मुकदमा सरकार लड़ेगी। इसके अलावा अगर ऐसी महिला के पास घर नहीं है तो उन्हें आवास देने, उनके बच्चों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कवर भी दिया जाएगा। ये उन सभी क्षेत्रों में होगी और उस क्षेत्र होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए योजना दी है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और इसका श्रेय आप सभी मुस्लिम महिला बहनों को देता हूँ, जिसके कारण ये योजनाएं आपके यहाँ विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार उन हिंदू महिलाओं को भी इंसाफ देगी जिन्हें उनके पति ने बिना कानूनन तलाक दिए छोड़ दिया है और वो दूसरी महिलाओं के साथ रह रहे हैं। ऐसी महिलाओं के पति को दंडित किया जाएगा। और 3 तलाक के साथ कोई हिंदू या कोई अन्य पुरुष भी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को ना करके पहली पत्नी को प्रताड़ित करके उसे त्यागता है, तलाक देता है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कोई रियायत किसी भी प्रकार से उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ से अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने ही उनका दर्द समझा है और उसे बांटा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका हक दिलवाया है। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में भारी बारिश से लबालब हुआ सिंचाई विभाग का बालकृष्ण बैराज 4 गांव के हजारों लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बाढ़ के पानी से गांव की सड़कें जलमग्न होने के बाद लोगों की जिंदगी अब ट्यूब के सहारे कट रही है, क्योंकि टार के ट्यूब ही हैं जो 4 गांवों के ग्रामीणों को दरिया बनी सड़क पार करवा रहे हैं। बड़ो पानी है। बावनहेड़ा और ऊंचावत समेत 4 गांव को जोड़ने वाली सड़क नाला बन गई है और ऐसे में लोगों को और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। उस पर से सरकारी मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जुगाड़ का रास्ता अपनाया और 2 ट्यूब को जोड़कर उस पर लकड़ी के पट्टे लगाए और फिर तैयार हो गई जुगाड़ वाली नाव। जुगाड़ वाली नाव तैयार होने के बाद सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी बांधी गई
और फिर इन ट्यूब वाली नाव पर स्कूली बच्चों को बैठाकर नाव वाला रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार ट्यूब नाव पलट भी चुकी है, जिसके डर से कई पिता अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर जलमग्न नाले को पार करते हैं और बच्चों को खुद स्कूल पहुंचा कर आते हैं। यहाँ पर बहुत समस्या है और वो लोग डैम के कारण यहाँ पर पानी भरा रहता है, हमको डर लगता है जाने में। कैसे जाते हैं आप? ना ट्यूब पे बैठ के। कितने बच्चे ऐसे और जाते हैं? 100 बच्चे जाते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर पुल बनना चाहिए। सड़क पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। ऐसे में हर रोज काम के लिए शहर जाने वाले ग्रामीण भी इस जुगाड़ की ट्यूब नाव पर बाइक को लादकर एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। जिस बालकृष्ण बैराज का पानी सड़क पर तांडव मचा रहा है, उससे प्रशासन अनजान बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में हर साल यहाँ ऐसा ही हाल होता है, लेकिन पुलिया बनाने की जगह प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के दौरे से आकर कहा कि कश्मीर घाटी के हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन का इतना आतंक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का इतना आतंक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। डेमोक्रेसी नाम की स्टेट में कोई चीज नहीं है। जब कानून बदला, उसके साथ साथ ही लोकतंत्र भी यहां खत्म हो गया। बात करने से आदमी डरता है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में 31वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, लेकिन इससे पहले ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मस्जिद 1528 से थी, लेकिन कई तरह के सबूत मिले हैं। सबूत मौखिक भी हैं और वैज्ञानिक भी, लेकिन उन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां मामला सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को राम जन्म स्थान का विश्वास है, लेकिन 1528 में कुछ हुआ था। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि जीर्णोद्धार का मतलब ये हो सकता है कि वहां बहुत पुराना ढांचा रहा जहां ये मस्जिद बनाई गई। अरोड़ा ने कहा कि 1528 से 1992 तक मस्जिद का अस्तित्व था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें 2 तर्क हो सकते हैं। अव्वल तो निर्जन पड़े जीर्ण मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, या फिर बिल्कुल खाली जमीन पर बनाई गई। आप इस पर अपनी बात रखें। अरोड़ा ने कहा कि हिंदुओं का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य के समय राम जन्मभूमि मंदिर बनाया गया था। उसमें कसौटी पत्थर के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उन्हें ध्वस्त कर उसके अवशेषों के साथ मस्जिद बनाई गई। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ नहीं कहा कि मस्जिद बाबर ने बनाई या औरंगजेब ने। मैं भी इसमें कुछ नहीं कहूंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ASI की रिपोर्ट न मानने का आधार क्या है। जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी परंपरा रही है। पुराने जीर्ण मंदिरों को उसी स्थान पर सिरे से बनाया जाता है। क्या जीर्ण मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई गई? ये तो हिंदू पक्ष को बताना पड़ेगा कि वहां मंदिर था, वो सबूत दे। किसी यात्री के वृतांत से ये कैसे साबित होगा कि उसे किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर था? मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हिंदू पक्षकारों ने ये नहीं बताया कि वहां मंदिर किसने और किस काल में बनाया। विक्रमादित्य तो कई राजाओं की पदवी रही, लिहाजा ये दावा ठोस नहीं है। खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से मिले सबूत का कालखंड निर्णय जरूरी है, जिससे निर्माण काल का पता चलता है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हालांकि यहाँ इसकी क्या अहमियत होगी। अरोड़ा ने कहा कि हो सकता है कि नीचे कोई मंदिर जैसा ढांचा हो, लेकिन उसे तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि नीचे मंदिर का ढांचा तो मिला है, उसके निर्माण के कालखंड की अहमियत उतनी नहीं है। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वहां खुदाई की जगह पश्चिमी छोर पर 50 मीटर लंबी मोटी दीवार मिली है, वो ईदगाह की दीवार होगी। ईदगाह बस्ती के बाहर होती थी, जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में ईद बकरीद की नमाज अता करते थे। जस्टिस भूषण ने कहा कि आपकी दलीलों में ईदगाह का कहीं जिक्र नहीं है, जैसा कि हिंदू मंदिर होने की प्लीडिंग देते रहे हैं। ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति उठाने वाली दलील पर संविधान पीठ ने कहा कि आपकी दलीलें जोरदार और ठोस नहीं हैं। मैनपुरी में अनुष्का हत्याकांड की अब CBI जांच होगी। यूपी के मैनपुरी के अनुष्का हत्याकांड मामले में परिजनों की मांग को मानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन की संस्तुति पर घटना की CBI जांच के आदेश जारी कर जांच के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया और जल्द ही मामले में जांच शुरू हो जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में लिंक रोड थाने में तैनात महिला थाना प्रभारी लक्ष्मी चौहान समेत 7 पुलिसकर्मियों को 70 लाख रुपए के गबन के आरोप में सस्पेंड कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही उन सभी के ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते दिखे।
मध्य प्रदेश के सतना में बीच सड़क गाड़ी खड़ी करने पर जब एक युवक को लोगों ने रोका तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क हंगामा कर दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के मथुरा में पुलिस से न्याय न मिलने पर एक युवक ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी ही कार को आग के हवाले कर दिया और तमंचा लहराते हुए अपनी मां और खुद को मौत के हवाले करने की धमकी दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी में गार्डों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अवैध वसूली के चक्कर में प्रेमिका के सामने प्रेमी की पिटाई करते कैमरे में कैद हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ओएनजीसी प्लांट के नाले से फोम निकलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद ओएनजीसी की तरफ आने जाने वाले रास्ते को लोगों के लिए बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए दिया गया। This year's award winner to the stage, Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में स्वच्छता अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। 2015 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने धरती को बचाने के 2015 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने धरती को बचाने के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर विश्व स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय दिया। हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने इसे 130 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। आप सभी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत अब तक देश में 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। फिलहाल देश के 98% गांवों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 4 साल पहले ऐसे गांवों की संख्या सिर्फ 38% थी। आंकड़ों के मुताबिक 36 राज्यों में अब 27 खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। का एक दूसरे पर हमला जारी है। सुनिए आज बयानों की बाजी किस तरह लगी। उसमें घुसपैठ जिम्मेदार एनआरसी लागू होना चाहिए। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। 2-3 सवाल उठा दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। एक तो एनआरसी के सवाल पे अगर वो कहते हैं मनोज तिवारी को छोड़ना चाहिए पहले, तो हम पूछना चाहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी आप ये कहना चाहते हो कि पूर्वांचल से आया हुआ व्यक्ति इलीगल घुसपैठिया है, विदेशी है, दिल्ली से भगाएंगे उसको? इस देश में विपक्ष के सारे नेता बेईमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध में धुले हैं, गंगा में धुले। इस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर कभी नहीं हुई है। कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कानून तोड़ोगे तो वही हालत है जैसे चिदम्बरम का हो रखा कभी मैं देश का वित्त मंत्री हूँ, सारा साम्राज्य ले रहा हूँ, देश का गृह मंत्री हूँ, कानून को नहीं चला रहा हूँ, उसकी ऐसी तैसी हो रखी है। खाली एक बात से कि कहीं ना कहीं कानून को तोड़ा। फिलहाल एक ब्रेक, लौट रहे फौरन वापस।